हे गाइस, वेलकम बैक दिस चैनल। तो आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी यात्रा पर जो काफ़ी रहस्य से भरी हुई है। तो मूवी की शुरुआत में हमें डेमेटर नाम का जहाज़ दिखाया जाता है और वहीं दूसरी तरफ हमें कुछ व्यापारियों को दिखाया जाता है जो कि लकड़ी के बॉक्स इसी जहाज़ की तरफ लेकर आ रहे होते हैं। जब ये बॉक्सेस बंदरगाह पर डिलीवर करते हैं तो डेमेटर जहाज़ पर काम करने वाले कुछ मजदूरों में से एक बूढ़ा व्यक्ति उस बक्से पे बने रहस्यमय चिन्ह को देखकर काफ़ी डर जाता है। वो इस निशान को देखकर इतना ज़्यादा डर जाता है कि घबराहट में उसकी रस्सी छूट जाती है और वो बॉक्स नीचे गिरने वाला था और नीचे एक बच्चा खेल रहा था। अगर पास खड़ा हुआ व्यक्ति बॉर्नस अपनी बहादुरी से उस बच्चे को ना बचाता तो शायद वो बच्चा अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठता। और इससे कुछ समय पहले बॉर्नस नाव के कप्तान से काम मांग रहा था, लेकिन उसे कैप्टन ने मना कर दिया था। और इस निशान को देखने के बाद में बूढ़ा व्यक्ति जल्दी जल्दी यहाँ से निकल गया। तो जहाज में एक नाविक की जगह खाली हो गई। तो फिर कैप्टन ने बॉर्नस को अपने जहाज पर रख लिया। इस तरह से बॉर्नस को काम मिल गया। उसकी पोस्ट इस जहाज पर नाविक की थी। सामान लादने के बाद जहाज निकल पड़ता है अपनी यात्रा पर और ये यात्रा लगभग 1 महीने की होने वाली है। ये ऑस्ट्रेलिया से शुरू होकर ब्रिटेन के लंदन बंदरगाह तक पहुंचेंगे। बॉर्नस के द्वारा बचाए गए बच्चे का नाम टॉब है, जो कि कप्तान का पोता है। वह स्वभाव में बहुत ही अच्छा बच्चा है। वह बॉर्नस को डेमेटर जहाज के बारे में बताता है। वह जहाज के निचले हिस्से को भी दिखाता है जहां पर काफ़ी पशु यहां से एक्सपोर्ट किए जा रहे थे और उनमें कुछ बॉक्सेस भी थे। शुरुआती यात्रा सुचारू रूप से चल गई। इस जहाज के सभी सदस्य उत्साह से भरे हुए थे और ये यात्रा कैप्टन की आखिरी यात्रा थी, क्योंकि इसके बाद वह रिटायरमेंट लेना चाहता है। इस नाव को लंदन पहुंचाने पर इन्हें काफ़ी पैसा मिलने वाला है और वो पैसे मिलने के बाद वे अपनी ज़िंदगी की कल्पना कर रहे थे कि उनकी ज़िंदगी कैसी होगी। ये सभी लोग काफ़ी अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। तभी इनका पालतू कुत्ता अचानक नाव के निचले हिस्से में भौंकने लगा और वहीं पशुओं की देखभाल करने वाला टॉबी उसे देखने के लिए गया और इस दौरान बॉर्नस भी उसके साथ था। उस समय समुद्र में काफ़ी उफंती लहरें थी और यहाँ पर जो पशु थे उनमें भी काफ़ी बेचैनी थी। हो सकता है नाव में कुछ तो गलत है। नाव के निचले हिस्से में कुछ गिरने की आवाज़ सुनकर बॉर्नस वहां पर जाकर जांच करता है। तभी पता चलता है कि उनमें से एक लकड़ी का बॉक्स झुका हुआ था। वह पास जाकर उसे देखने लगता है। उस बॉक्स में मिट्टी भरी हुई थी। वह उस मिट्टी को थोड़ा सा हटाने ही वाला था, लेकिन तभी अचानक से एक लड़की उठती है जो कि काफी घायल अवस्था में थी। शायद वो बच भी ना पाए। बॉर्नस उसे ऊपर लेकर जाता है। फिर वह देखता है कि महिला का शरीर पूरी तरह से पीला पड़ चुका है। वह मरने की कगार पर थी और इसे देखने के बाद जहाज के सदस्यों में काफी हलचल मच गई। बॉर्नस ने पूरी मेहनत से उसका इलाज किया। वहीं नाव में लोगों का मानना था कि ये लड़की तस्कर है। नियमों के अनुसार पकड़े जाने पर उसे समुद्र में फेंक देना चाहिए, खासकर तब जब वो एक लड़की हो। उनका मानना था कि जहाज में महिला का होना अशुभ संकेत है। अंत में बॉर्नस और कप्तान के समर्थन से वह लड़की बच जाती है और उस लड़की का नाम अन्ना है। लेकिन अगली रात जहाज पर भयानक घटना होने लगी। चालक दल का एक सदस्य दूरबीन से देख रहा होता है। तभी उसके सामने एक डरावना चेहरा आता है। वह एकदम से डर जाता है। आखिरकार वो क्या था, क्योंकि वो पलक झपकते ही गायब हो गया। उसके बाद में उसकी छाया नाव के निचले हिस्से में दिखाई दी और उस परछाई को वही कुत्ता देखकर दोबारा से भौंकने लगा। और इसके बाद में जोसेफ, जो कि गलियारे में घूम रहा था, उसने उसकी लाश देखी। उस कुत्ते के शरीर के ऊपर काटने के घाव थे। उसकी मौत की हालत काफी दर्दनाक थी। जोसेफ ने तुरंत पशुओं के कमरे को खोला और देखा कि सभी जानवर बुरी तरह से घायल हैं। इन सभी जानवरों को मार दिया गया है। उनके गले के ऊपर खरोंच के निशान और काटने के निशान भी हैं। और जहाज के सदस्य हैं जो इस अचानक हुई घटना के ऊपर अपनी अलग अलग राय देते हैं, लेकिन सभी की राय स्पष्ट नहीं होती कि आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या है। लेकिन उनमें से किसी ने नहीं कहा कि हमें नजदीक कोई बंदरगाह पर रुकना चाहिए। शायद इससे उनकी यात्रा लंबी हो सकती थी। और इस जहाज का कप्तान, जिसने जिंदगी में बहुत सी यात्राएं की हैं, और उसे भी नहीं पता चला कि आखिरकार उनके साथ ये क्या हुआ है। इसलिए यह सभी यात्रा को जारी रखने का फैसला करते हैं। वैसे भी जहाज में बड़ी मात्रा में सब्जियां और आलू थे। केवल अन्ना समझती थी कि जहाज पर कोई ना कोई दुष्ट चीज है, क्योंकि वो उस चीज के साथ कहीं ना कहीं जुड़ी हुई थी। वो हमें आगे पता चलेगा। और इस समय जहाज 7 दिन की यात्रा कर चुका था। वह डरावनी चीज धीरे धीरे मजबूत हो रही थी, क्योंकि उसने काफी जानवरों को खा लिया था। उसके अंदर ब्लड पूरा हो रहा था। और वहीं अन्ना उस चीज के बारे में बताती है, लेकिन बॉर्नस
भूतों पर विश्वास नहीं करता, तो वह उसकी बातों को अनदेखा कर देता है। साथ ही जोसेफ ने भी कुछ महसूस किया था। और वहीं जो जहाज के अंदर बावर्ची था, उसने भी कुछ नोटिस किया कि यहाँ पर घूमने वाले चूहे हाल ही में पूरी तरह से गायब हो चुके हैं। उसने कहा कि यहाँ पर कुछ ना कुछ रहस्यमय चीज है। उसका मानना था कि अन्ना हमेशा बेहोश रहती है, हो ना हो इसके पीछे इसी का हाथ हो सकता है। और इसके बाद में जहाज में छोटे जानवर तो लगभग खत्म हो चुके थे। फिर वो चीज है जो इंसानों के ऊपर हमला करने लगी। जब भी कोई इंसान उसे अकेला दिखता तो वह उस मौके का पूरा फायदा उठाता। उसी रात ड्यूटी पर पेंड नाम का व्यक्ति था, जिसे कुछ आवाज सुनाई दी, तो वह जाकर देखने लगा। तो उसने देखा कि कोने में कुछ अजीब साया है। वह उसे देखते हुए चाकू निकालकर उसके सामने चलता गया, लेकिन उसी वक्त वो चीज एकदम से उसके ऊपर आई और उसने उसका गला काट दिया। पेंड आवाज ना निकलने की वजह से खुद को बचाने की कोशिश करता रहा। जब बर्नस बाहर आया तो उसने देखा कि नाव के निचले हिस्से का दरवाजा खुला हुआ है और पेंड का कोई भी नामो निशान नहीं है। उसने काफी इधर उधर देखा, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। इसलिए उसने जहाज की बेल बजाई और सभी यहाँ पर इकट्ठा हो गए। वह सभी अनुमान लगाते रहे कि पेंड शायद समुद्र में गिर गया है। अब क्या किया जाए? आखिर उस समय निगरानी कैमरे भी नहीं थे। और तभी हम देखते हैं कि अन्ना होश में आती है और वह सभी को पागलों की तरह कहने लगती है कि इस जहाज को छोड़ दो। इस जहाज के अंदर एक ऐसा खतरनाक मॉन्स्टर है जो हम सबको निकल जाएगा। बॉर्नोस उसे शांत कराता है और बाकी सभी को जहाज पर वापस अपने अपने काम को देखने के लिए भेज देता है। और अब इस नाव के अंदर लगभग सभी को महसूस हो चुका था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, लेकिन ज्यादातर लोग अपना इनाम नहीं छोड़ना चाहते थे। इन दिनों अन्ना की देखभाल बॉर्नस ने की। दोनों ने उसके डर की चीजों के बारे में पता लगाया। तभी हमें पता चलता है कि जहाज पर जो चीज है वो दरअसल एक ड्रैकुला है, जो कि पहले अन्ना के गांव में रहता था। उसने वहां पर मासूम लोगों का शिकार किया और जिसमें अन्ना भी शामिल थी। अन्ना को उसने बुरी तरह से काटा था, इसलिए वहां के लोगों ने उसका विरोध किया, लेकिन अंत में एक बुजुर्ग ने समझौता किया और अन्ना को उसे हमेशा के लिए दे दिया, क्योंकि यह ड्रैकुला जिसे भी काटता था या तो उस व्यक्ति की मौत हो जाती थी। अगर वो किसी तरह से बच भी जाता था तो ड्रैकुला उसका पीछा नहीं छोड़ता था जब तक कि वह उसे खत्म ना कर दे। इसलिए वह ड्रैकुला शायद अन्ना के पीछे पीछे था। और शायद यहाँ नावकों की बात भी सही थी कि ये लड़की अपने साथ कोई न कोई मुसीबत लेकर आई है। इस समय समुद्र के अंदर लगभग उन्हें 10 दिन हो चुके थे। हर रात ड्रैकुला इनका शिकार करता था और आज रात भी समुद्र शांत नहीं था। वॉकर और जैसन डेक पर काम कर रहे थे। तभी ड्रैकुला चुपके से बाहर निकला। उसके शोर ने दोनों को सतारा कर दिया। वह तुरंत चाकू निकालकर खड़े हो गए। जब वॉकर थोड़ा आगे गया तो पीछे जैसन पर अचानक वो राक्षस कूद पड़ा और उसके सर को पकड़कर नीचे जोर जोर से पटकने लगा। उसका मुंह पूरी तरह से डैमेज कर दिया और पास ही वॉकर इस खूनी दृश्य को देख के इतना डर गया कि उसके पैर कमजोर पड़ गए। वह चीखते हुए भागने लगा। तभी ड्रैकुला जहाज के ऊपर चढ़ गया और ये ड्रैकुला काफी भयानक था। और तभी लहरों की वजह से जहाज पूरी तरह से झुक गई, तो जहाज के बाकी लोग जाग गए। वह डेक पर भागकर आए। फिर वह काफी देर तक पुकारते रहे, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। तभी टोबी के ऊपर कुछ खून के छींटे पड़े। जब बॉर्नस ने ऊपर देखा तो ऊपर वॉकर की लाश पड़ी थी। फिर उन्होंने उसे नीचे उतारा। वॉकर इस समय मरा नहीं, वो जिंदा था, लेकिन वॉकर पर काटने का निशान था। वह अजीब व्यवहार कर रहा था। सभी ने मजबूरी में उसे मेज पर बांध दिया। इस बार कप्तान ने आदेश दिया कि हो ना हो कुछ न कुछ गड़बड़ है, इसलिए तुम सभी जाओ हथियार लेकर और जहाज की पूरी तरह से कोने कोने में जांच करो। फिर वो काफी ढूंढते रहे, लेकिन शाम ढलने तक उन्हें कुछ नहीं मिला और अब रात होने वाली थी। अब ड्रैकुला बाहर निकलने वाला था। कप्तान ने टोबी को कमरे में छुपने के लिए कहा, लेकिन तभी टोबी ने आवाज सुनी और वह जांच करने के लिए गया। वह अभी ज्यादा दूर नहीं गया था कि उसके सामने वॉकर खड़ा था। टोबी ने मासूमियत से पूछा कि आप कैसे हो, लेकिन तभी उसने उसकी चमकती हुई सफेद आंखें देखी। टोबी काफी डर गया और भागने लगा, लेकिन वॉकर ने उसे पकड़ लिया। फिर वह उसे घसीटते हुए नीचे की ओर ले गया। टोबी ने अपने आप को छुड़ाने की काफी कोशिश की। उसके कपड़े फट गए। वह उठा और कमरे की ओर भाग गया। वॉकर उसके पीछे दौड़ने लगा। इस समय वॉकर एक ज़ॉम्बी जैसा था, जैसे कि मानवता उसमें खत्म हो चुकी हो। वह दरवाजे पर जाकर सिर पटकने लगा। उसके चेहरे से काफी खून बहने लगा, लेकिन फिर भी वो अपने आप को नहीं रोक पाया। उसके बार बार सिर मारने से दरवाजा टूट गया। वह अंदर हाथ डालकर देखने वाला था,
लेकिन उसी समय टॉबी ने अपनी समझदारी दिखाते हुए जहाज पर शोर मचाना शुरू कर दिया। बॉर्नस और अन्य लोग जो कि ऊपर की तरफ थे, उन्होंने देखा कि नीचे कुछ आवाज आ रही है, इसलिए वह दौड़कर नीचे की ओर गए। और वहीं दूसरी तरफ वॉकर किसी की आवाज सुनकर एकदम से रुक गया और उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया। जब बॉर्नस और कप्तान वहां पर पहुंचे तो बॉर्नस पर वॉकर ने अचानक से हमला कर दिया और उसे काटने के लिए दौड़ पड़ा। तो बाकी अन्य लोगों ने उसे पकड़कर काबू किया। और इसी बीच कमरे के अंदर बॉर्नस देखता है तो देखकर सन रह जाता है, क्योंकि ये सीन काफी डरावना था। क्योंकि कमरे के अंदर ड्रैकुला था और वो काफी अजीब और डरावना था। कप्तान और बॉर्नस दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगे। उन्होंने काफी बार टॉबी को आवाज लगाई कि दरवाजा खोलो, लेकिन टॉबी भी उस ड्रैकुला को देखकर काफी डर गया था। लेकिन ड्रैकुला इन सभी को नजरअंदाज कर रहा था। उसने अपना बड़ा मुंह खोला और टॉबी की गर्दन पर काट लिया। टॉबी धीरे धीरे हिलना बंद कर गया और उस खूंखार ड्रैकुला ने उस मासूम बच्चे की जान ले ली। तभी अन्ना ने बंदूक से ताला तोड़ा और अंदर दौड़े, लेकिन तब तक वो ड्रैकुला यहाँ से जा चुका था। केवल जमीन पर टॉबी ही पड़ा था। वॉकर के व्यवहार से सभी हैरान थे कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, इसलिए उसे डेक पर बांध दिया ताकि ये कंट्रोल में रहे। लेकिन फिर उन्होंने देखा कि वॉकर अच्छे से बात कर रहा है, जैसे कि वो होश में है और पहले से ज्यादा सतर्क भी है। बात करते हुए सूरज उग गया और तेज धूप के कारण वॉकर अचानक जलने लगा और देखते ही देखते उसका पूरा शरीर जलने लगा। तभी किसी ने गोली मारकर उसका दर्द कम किया और ये घटना देखकर सभी स्तंभ रह गए। मौत का साया अब सबके सर पर मंडरा रहा था। इसी समय लंदन पहुंचने के लिए इनके पास 5 दिन बचे थे और यहाँ पर जोसेफ नाम का बंदा ये सब सहन नहीं कर पाया। उसने डरावने जहाज से भागने का फैसला किया और उसने अपने साथी को बेहोश कर दिया और अकेले नाव उतारकर यहाँ से चला गया। इसी समय डेक के नीचे ड्रैकुला फिर से जाग गया। हालांकि बॉर्नस को अभी बड़े बक्से की जांच करने का ख्याल आया, लेकिन तब तक काफी देरी हो चुकी थी। उसने सभी की तलाशी ली और प्राचीन सबूत पाया। और दूसरी ओर जोसेफ दूर नहीं गया था। अचानक धुंध में उसे आसमान में आवाज आने लगी और ये आवाज शैतान की थी। शैतान उसके बिल्कुल सामने बैठा था और इसके थोड़ी देर बाद जोसेफ के साथी को होश आया और उसने अलार्म बजाया। काफी तलाश के बाद केवल समुद्र में तैरती हुई नाव मिली और उसके ऊपर खून लगा हुआ था। अगले दिन सभी ने टॉबी का साधारण अंतिम संस्कार किया। जब उसकी लाश समुद्र में फेंकने वाले थे, तभी कप्तान ने अचानक कहा कि टॉबी हिल रहा है। सभी उसके दुख को समझते थे। आखिर टॉबी उसका पोता था। कप्तान सभी को दूर हटाकर लाश के पास गया और लाश की चादर को उठाया और तभी टॉबी ने अचानक से आंखें खोली और उसने कप्तान का हाथ पकड़ लिया। लेकिन तेज धूप की वजह से टॉबी अचानक चलने लगा और इसी दौरान कप्तान भी पूरी तरह से झुलस गया। बॉर्नस और अन्य लोगों ने जल्दी से उसे खींचा और टॉबी की लाश को समुद्र में धकेल दिया। सदमे में कप्तान चुप हो गया और इस समय लंदन पहुंचने में सिर्फ 2 दिन बाकी थे। और ड्रैकुला ने बड़े पैमाने पर हत्या नहीं की, क्योंकि उसे पता था कि जहाज को किनारे तक पहुंचने में इन लोगों की जरूरत है। जब जहाज पहुंचने वाला होगा तो ये जहाज के सभी लोगों को मार देगा। और ये बात जहाज के बाकी लोगों को भी पता थी, इसलिए उन्होंने ड्रैकुला के साथ लड़ने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि अगर हम इसे मार ना सके तो जहाज को नष्ट करके समुद्र में डुबो देंगे। योजना के बाद सभी लोग हथियार उठा लेते हैं। ये सभी हथियार लेकर ड्रैकुला का इंतजार करने लगे। तभी ड्रैकुला धीरे धीरे उनकी ओर आया और इस समय यहाँ पर कोहरा काफी ज्यादा था, एक दूसरे को देखना मुश्किल था। तभी ड्रैकुला यहाँ पर उड़ता हुआ दिखाई दिया और ड्रैकुला इनके एक साथी को हवा में ले गया। तभी इन्हें पता चला कि ये हवा में उड़ सकता है। ये ड्रैकुला के ऊपर निशाना साधते रहे, लेकिन एक बार भी कामयाब नहीं हुए। वह धीरे धीरे इनके साथियों को मार रहा था। इसके हमले में एक साथी नीचे गिर गया और ड्रैकुला उसके पीछे पीछे जहाज के निचले हिस्से में चला गया। तभी उस व्यक्ति ने अपने आप को बॉक्स में बंद कर लिया, लेकिन ड्रैकुला काफी शातिर था। वह उसके पीछे गया और उसने उसको काट लिया और इसके बाद में ये जहाज काफी लड़खड़ाने लगी। तभी कप्तान ने होश संभाला और जहाज को संभालने लगा, लेकिन तभी कप्तान के पास ड्रैकुला आ गया। कप्तान ने ड्रैकुला को क्रॉस दिखाया, लेकिन ड्रैकुला पर इसका कोई असर नहीं था। उसने कप्तान को भी अपना शिकार बनाया और इसके बाद में उसने कप्तान को जहाज के हैंडल पर टांग दिया। बॉर्नस कुल्हाड़ी लेकर उसे ललकारता रहा और ड्रैकुला उसे खड़ा हुआ देख रहा था। उसने अपने पंख फैलाए और जोर से दहाड़ के बॉर्नस के पास आया और उसे पंखुड़ियों से दूर गिरा दिया। और अब वह बॉर्नस को मारने ही वाला था,
लेकिन उसके पीछे अन्ना आई और उसे शूट कर दिया। ड्रैगुला पीछे मुड़ा। जब तक अन्ना दोबारा गन लोड करती, इतने में ड्रैगुला उसके ऊपर हमला करता है और उसे दूर गिरा देता है और फिर उसे पंखड़ियों में बंद कर लेता है। पीछे से बोर्नस उसे कुल्हाड़ी से मारता है, लेकिन वो बोर्नस को गले से पकड़कर ऊपर टांग देता है और उसके गले पर हल्का सा निशान बनाता है और अब वह उसे काटने ही वाला था। लेकिन तभी अन्ना बड़ी चालाकी से एक रस्सी को काटती है और बोर्नस को इशारा करती है। बोर्नस झटके से नीचे गिर जाता है और ड्रैगुला जहाज की लकड़ी में फंस जाता है और फिर बोर्नस और अन्ना समुद्र में चले जाते हैं और थोड़ी देर बाद नाव किनारे पर लगती है, जिससे ड्रैगुला आज़ाद हो जाता है और फिर वह दहाड़ता है। और इसके बाद अगली सुबह हमें दिखाया जाता है कि अन्ना को ड्रैगुला ने काट लिया था और वह इन्फेक्टेड हो चुकी थी। उसकी आंखें सफ़ेद हो चुकी थी। इसलिए अन्ना बोर्नस को कहती है कि मुझे तुम यहीं पे छोड़ दो और तुम यहाँ से चले जाओ। इसके बाद में जब सूरज उगता है तो अन्ना पूरी तरह से जल जाती है। इसके कुछ समय बाद हमें शहर में दिखाया जाता है। इन लोगों में से सिर्फ बोर्नस ही जिंदा बचा था और उसके गले पर वह निशान अभी भी है। तभी उसे एहसास होता है कि किसी ने उसे छुआ है और जब वह इधर उधर देखता है तो देखता है कि ड्रैगुला यहाँ पर बैठा है और शायद ये ड्रैगुला अब वापिस आएगा। तो इसी के साथ इस मूवी का अंत होता है। देखते हैं कि इस मूवी का सेकंड पार्ट कब आने वाला है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।